राष्ट्रगाथा चैनल पर आने वाले सभी श्रोताओं को, दर्शकों को सादर सप्रेम नमस्कार। इस चैनल के माध्यम से हम 190 वर्ष का कालखंड 1757 से 1947 तक का फिरंगियों का, विदेशियों का, विधर्मियों का, क्रूर शासन, साम्राज्यवादी सत्ताशाही का मुकाबला और चुनौती देने वाले हम उनकी चर्चा करते हैं जो निशावर हो गए देश की और आज़ादी के लिए, परंतु उनका नाम कहीं नहीं आया। ऐसे अनजान अज्ञात क्रांतिवीर वीरांगनाओं की एक लंबी पंक्ति श्रृंखला मैंने आपके सामने लाई है। 653-54 वीडियोस और 1850 से ऊपर ऐसे क्रांतिकारियों के नाम मैं आपके सामने ला चुका हूँ। कमाल के शौर्य और वीरता के प्रतीक, लेकिन नाम कहीं नहीं। कोई नहीं जानता कि आज़ादी के लिए कौन, आज़ादी किसने लेके दी। ये बकवास जो बताया गया हमें नेहरू और गांधी ने, जिन्होंने एक लाठी नहीं खाई। चलिए, इस पर चर्चा तो हम अक्सर रोज़ करते ही रहते हैं। आज उसी पंक्ति में, उसी श्रृंखला में एक और नाम जुड़ने वाला है। एक और नाम जुड़ने जा रहा है, ठाकर रोशन सिंह। जब एक क्रांतिकारी का हम देते हैं तो बीच में और भी कई साथी क्रांतिकारियों का नाम आता ही आता है, बार बार आता है। लेकिन अभी कुछ 2 दिन पहले, 3 दिन पहले रोशन लाल मेहरा, इसके पहले जो आपके पास 3 एपिसोड के अंदर अमृतसर का वो युवा, एक बहुत बड़े कपड़ा व्यापारी का बेटा, कैसे कहाँ अमृतसर से और कहाँ मद्रास में जा कर के किस प्रकार से वो यात्रा कैसी रही और वहाँ क्या किया और किस तरह के बम विस्फोट में कैसे उसकी जान गई। यानी कमाल का जीवन। ऐसे लोगों को अभी रोशनलाल मेहरा के बाद आज मिलता हुआ नाम रोशन सिंह, ठाकर रोशन सिंह। लेकिन दोनों का जीवन, लक्ष्य एक, पर घटनाएं पूरी अलग अलग है। चलिए, आपने रोशनलाल मेहरा को भी 3 एपिसोड में सुन लिया होगा। आज ठाकर रोशन सिंह को देखते हैं, इनकी यात्रा की ओर ध्यान देते हैं। ठाकर रोशन सिंह ठकुरास की ठसक थी इस व्यक्ति में। वे इरादों के पक्के और बात के धनी थे। कद उन्होंने अच्छा पाया था, लंबे चौड़े थे, और शरीर उनका कसरत द्वारा गठा हुआ था। उनका शरीर बहुत मोटा चौड़ा तो नहीं था, पर ठोस और गठीला था। उनकी मांसपेशियां इतनी अधिक कसी हुई थीं कि यदि कोई उनके शरीर पर कोई लाठी दे मारे तो मारने वाले का हाथ ही झन्ना जाए। ठाकर रोशन सिंह लाठी चलाना, तलवार चलाना, बंदूक चलाना बखूबी जानते थे। अच्छा अभ्यास था उनका। बड़े हरफुन मौला से व्यक्ति थे, बहुत खूबियाँ थी। अपनी इन खूबियों के कारण उनमें एक दुर्व्यसन भी पैदा हो गया था। पूरी तरह से दुर्व्यसन नहीं कहेंगे उसको। वो क्या था? वो ये था कि कभी कभी डाके डालने चले जाते थे। क्यों जाते थे आगे स्पष्ट हो जाएगा। इसलिए नहीं कि उनको पैसों की आवश्यकता थी या अपने पैसे कमाने और अपनी पूंजी बढ़ाने के लिए वो डाके डालते थे, ऐसा नहीं था। उनको पैसों की आवश्यकता थी, ऐसा बिल्कुल नहीं था। उनकी अपनी माली हालत बहुत अच्छी थी और एक गांव में जो भी सुख सुविधा के साधन हो सकते हैं वो सब उनके पास थे। शाहजहांपुर के पास नवादा गांव में उनकी अच्छी खेतीबाड़ी थी और पशुधन भी प्रचुर मात्रा में था। उनका मकान खूब बड़ा और हवादार था। दूर से उसकी पहचान होती थी। मकान के साथ ही एक बगीचा भी लगा हुआ था जो उन्हें 12 महीने अच्छे उनको फल फूल देता था।
इतना सब होने पर भी ठाकर रोशन सिंह डकैती के लिए चले जाते थे। उनका शौक था। कैसे शौक था? जैसे उनको शिकार करने का शौक था। एक बात और, डकैती के द्वारा उनकी साहसिक प्रवृत्ति की तुष्टि हो जाया करती थी। हाँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। लेकिन वो अपने पैसा कमा करने के लिए नहीं करते थे। आगे और क्लियर हो जाएगा। हाँ, उस समय, ये वो समय था जब देश भर में ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध असहयोग आंदोलन की लहर चल रही थी। एक सर्कस गांव के ठाकरों के नेता होने के कारण ठाकर रोशन सिंह इस आंदोलन से अछूते कैसे रह सकते थे? वे बीच में कूद पड़े। उन्होंने हमेशा के लिए अहिंसावादी उसमें कूद पड़े। अब जिस व्यक्ति ने जो आदमी डंडा चलाने में इतना निपुण हो, वो भला डंडा की मार कैसे सहन कर सकता था? नहीं रास आया वो। और उधर क्या हुआ? चौरी चौरा के हिंसक घटना के कारण गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। देश भर में इस निर्णय का बड़ा विरोध हुआ था। ठाकर भी भुनभुना उठे। उन्होंने हमेशा के लिए अहिंसावादी आंदोलन से नाता तोड़ लिया। इधर से नाता तोड़ा, खाली तो बैठने वाले थे नहीं। सशस्त्र क्रांतिकारी आंदोलन से अपना नाता जोड़ बैठे। शाहजहांपुर के राम प्रसाद बिस्मिल, कई बार चर्चा हुई है इनकी, उनके परिचित थे। आर्य समाज के कार्यक्रमों में दोनों बड़े उत्साह के साथ भाग लेते थे। राम प्रसाद बिस्मिल क्रांतिकारी गतिविधियों में पूरी तरह से संलग्न थे। पूरी तरह से उन्होंने ठाकर रोशन सिंह जैसे व्यक्ति की उन्हें आवश्यकता थी। कभी कभी उन्हें राजनीतिक डाके डालने की जरूरत पड़ती थी। बिस्मिल का विचार था कि डकैती जैसे अभियान में क्रांतिकारी बने हुए कॉलेज के नए लड़के शायद उतना अच्छा काम न कर पाए, तो इसलिए एक आध बार किसी पेशेवर अनुभवी डाकू को भी साथ लेने का उन्होंने प्रयोग किया। एक दो अभियानों में ठाकर रोशन सिंह को भी अपने साथ रखा। बाद में ये डाके डालने का विचार, राजनीतिक डाके डालने का विचार, व्यक्तिगत डाके डालने का विचार राम प्रसाद बिस्मिल और उसके दल ने छोड़ दिया। अब वह एक सशस्त्र क्रांतिकारी के रूप में राम प्रसाद बिस्मिल के दल के लिए कार्य करने लगे थे, सक्रिय सदस्य बन गए थे। क्रांतिकारियों को हथियार खरीदने के लिए तथा दल का खर्चा चलाने के लिए धन की आवश्यकता होती थी। राम प्रसाद बिस्मिल के दल ने सब व्यक्तिगत डकैतियाँ बंद कर दी और विचार आया कि अंग्रेजी खजाना को क्यों न लूटा जाए। 9 अगस्त 1925 को राम प्रसाद बिस्मिल के दल ने सहारनपुर से लखनऊ जाने वाली पैसेंजर गाड़ी को रोककर उसमें रखा खजाना लूट लिया। इसको मैं इतना ही बताऊंगा। इस ककोरी कांड को मैं 20 बार बड़ा विस्तार से बता चुका हूँ। रेकी हुई थी, 8-9 लोग उसमें शामिल हुए थे। ये घटना लखनऊ से कुछ दूर काकोरी स्टेशन पर हुई थी। इस कारण इसे काकोरी षड्यंत्र कांड कहा गया। इस ट्रेन डकैती के परिणाम स्वरूप सरकारी और गैर सरकारी क्षेत्रों में सनसनी फैल गई। 1 महीने पश्चात ही 26 सितंबर 1925 को बहुत से क्रांतिकारी गिरफ्तार कर लिए गए। यद्यपि ठाकर रोशन सिंह काकोरी ट्रेन डकैती में सम्मिलित नहीं थे, फिर भी राम प्रसाद बिस्मिल के दल के क्रांतिकारी होने के नाते गिरफ्तार कर लिए गए। लखनऊ में काकोरी षड्यंत्र कांड नाम से मुकदमा चला। ये मुकदमा 1.5 साल तक चला था।
राजनीतिक कैदियों का दर्जा पाने के लिए अनशन करना पड़ा जेल के अंदर, पहले भी कई बार हुआ था। ठाकर रोशन सिंह ने यहाँ भी पराक्रम दिखाया। बिना बलात्कार के उन्होंने 16 दिन निराहार रहकर निकाल लिए। अंत में सरकार तथा क्रांतिकारियों के बीच में समझौता हो गया और क्रांतिकारियों ने अनशन तोड़ दिया। क्रांतिकारियों के भाग्य से उस समय लखनऊ जेल के जेलर राय बहादुर चंपालाल थे। वे मन ही मन क्रांतिकारियों के प्रति बड़ा अनुराग भाव रखते थे। वे क्रांतिकारियों को बहुत ही अपनापन देते थे। तो ठाकर रोशन सिंह ने भी मांग रख दी कि जेल के अंदर अखाड़ा खुदवाया जाए। ये पहलवानी तो करते ही थे, कुश्ती तो करते ही थे। बस फिर क्या था, अखाड़ा भी वो चंपालाल जी ने, राय बहादुर जी ने इनको प्यार करते थे, इनके साथ मन ही मन। वो नौकर थे अंग्रेजों के, तो बाहर उस प्रकार से तो नहीं कुछ कर सकते थे। पर बस फिर क्या था, अखाड़ा भी तैयार हो गया और ठाकर रोशन सिंह अखाड़े के उस्ताद भी बन के कुश्ती स्वयं भी लड़ते थे और अन्य भी कई पहलवान तैयार कर लिए जेल के अंदर। भाई वो केवल पहलवान नहीं तैयार कर रहे थे, जो भी और भी कैदी होते थे उनको क्या पहलवान के साथ साथ कुछ और भी डोज देते थे। लगातार 6-6 व्यक्तियों के साथ कुश्ती लड़के भी थकते नहीं थे। चलिए, जेल के अंदर बड़ा सुखद थोड़ा सा समय निकल रहा था राय बहादुर चंपालाल के कारण। लेकिन क्रांतिकारियों का जीवन वो जान हथेली पर लेके चलते थे। ये तो जेल के अधिकारियों से लड़ करके अपने अधिकार के लिए अनशन करके कुछ सुविधाएं वहाँ पर बना ली, बैडमिंटन की भी, बाद में लाइब्रेरी की भी। लेकिन क्रांतिकारी का मतलब कि जो भी उस समय भारत माँ की जय का नारा लगाएगा उसकी जुबान काट दी जाएगी। जो हिलेगा सीटों में बंद कर दिया जाएगा, उठाएगा सब तो काट दिया जाएगा। ऐसा सब समझ करके कांटों भरे रास्ते पर चलने का संकल्प लेकर के चलने वाले ऐसे में कितने 1850 से भी ज़्यादा क्रांतिवीर वीरांगनाएं, और उसी पंक्ति में आज ठाकुर रोशन सिंह, और इसमें वो कमाल के क्रांतिकारी राम प्रसाद बिस्मिल का नाम भी आया है। ककोरी कांड के हेड वही थे, चंद्रशेखर भी थे उसमें, जो आखिर तक पकड़े नहीं गए थे। लेकिन ये सारे नाम तो मैं पहले भी दे चुका हूँ, आगे भी देता रहूँगा। आज ठाकर रोशन सिंह को इसके 2 भाग बनेंगे। आज एक मैंने जेल तक की यात्रा और वो पहलवानी, कुश्ती और अखाड़ा और फिर आगे और भी, लेकिन ये आखिर तक इनकी यात्रा, फांसी के फंदे तक पहुंचने तक की यात्रा कैसे होगी, इस पर हम कल विचार करेंगे। अब विचार करिए कि ये सब लोग जो देश की आज़ादी के लिए सर्वस्व निछावर कर रहे थे, भारत माँ की गुलामी की जंजीरें काटने के लिए खुद कट रहे थे। अरे काला पानी जैसा घोर नारकीय जीवन भर का दंड वहाँ भुगतते भुगतते वहीं पर मर खप रहे थे। किसी का नाम देश की आज़ादी के लिए इन क्रांतिवीर वीरांगनाओं का नाम कहीं नहीं। अरे 100 से ऊपर तो मैं महिला क्रांतिकारियों को आपके सामने ला चुका हूँ, ऐसे कितने ही। और अभी इसी 190 वर्ष के कालखंड में अभी 200-250 से भी ज़्यादा, मुझे लगता है टोटल मिलाकर के 2400-2500 हो जाएंगे नाम। और मैं भी ये क्लेम नहीं कर सकता कि मैंने सब ढूंढ लिए हैं। कुछ आप लोग भी हिम्मत करेंगे, आगे बढ़ेंगे, इस पर चलेंगे तो मिल करके अपने उन पूर्वजों को, पुरखों को, उन बहादुरों को, उन क्रांतिवीरों को, उन बलिदानियों को, उन शौर्य और वीरता के कमाल के करिश्मे करने वालों को, देश बचाने वालों को, हमें आज़ादी की सांस लेने के काबिल करने वालों को हम श्रद्धा सुमन भेंट करें। वो काम मैं ये कर रहा हूँ। मेरा ये प्रयास अगर आपको अच्छा लग रहा है तो इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। नमस्कार, जय भारत, धन्यवाद।